हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सरकारी जॉब मस्ती के परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। हर एग्जामों में, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लेवल के, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसका पद क्या होता है, उससे संबंधित कार्य क्या होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या है, उनका अनुच्छेद क्या है, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है। तो इनसे संबंधित जो बेसिक बातें होते हैं, यानी कि जो प्रश्न बन सकते हैं, उनको आज हम देखेंगे बात अच्छे से। और फिर इसके बाद आप लोग इस वीडियो को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर लगाइएगा। जो लोग सेंट या घटना चक्र किसी भी की प्रकाशन की भी हो, आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे, जिससे आप लोगों में क्या आएगा, एक उत्साह आएगा जब प्रश्न अच्छे से बनेगा। और जब उत्साह आएगा, जोश आएगा, तो पढ़ने का भी मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि इसको कैग के नाम से भी जाना जाता है, कैग। तो ये पूछता है कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये भारतीय संविधान में किस तौर पर रखा गया है। तो ये संवैधानिक पद के रूप में रखा गया है, संवैधानिक पद। इसका पद बनाया क्यों गया? तो इसका पद बनाया गया था कि जो केंद्र स्तर व राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर व राज्य स्तर पर जो धन की प्राप्ति होती है या व्यय होती है, जो धन की व्यय होती है या प्राप्ति होती है, उसके देख रेख के लिए, उसके देख रेख के लिए, यानी कि जो व्यय आ रहा है, जो धन की व्यय हो रही है और जो धन की प्राप्ति हो रही है, उसको देख रेख करने के लिए संविधान में एक पद बनाया गया था और उस पद का नाम था कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यानी कि जो वही है कि केंद्र व राज्य स्तर पर जो धन की प्राप्ति होती है और व्यय होती है, या कह सकते हैं भारत में और राज्य में, भारत और राज्य दोनों में संबंधित जो वेतन मतलब धन आते हैं और जाते हैं, मतलब प्राप्ति होती है, व्यय होती है, उनसे संबंधित जानकारी को यानी कि उसका परीक्षण करने के लिए उन सब का एक मुखिया बनाया गया था, जिसका नाम था नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद था वो इसीलिए बनाया गया था, केंद्र व राज्य पर जो धन की व्यय होती है और प्राप्ति होती है उसी को रखने के लिए। अब इसका जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है। इसका जो पद होता है वो क्या होता है? संवैधानिक पद होता है। और संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 148 से 151 तक का जो नियंत्रक महालेखा का परीक्षक है, इसका वर्णन किया गया है। अब वर्णन किया गया अनुच्छेद 148 से 151 तक, तो इसमें जो आर्टिकल, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको भी देखेंगे क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148 में क्या है कि अनुच्छेद 148 में जो कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसके पद का प्रावधान किया गया है। यानी कि उसके पद का किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 148 में। ये भी प्रश्न पूछता है काफी बार। तो कैग का जो पद है वो किस अनुच्छेद से संबंधित रखता है? तो अनुच्छेद 148। और कैग की जो कार्य एवं शक्तियां हैं, कैग की कार्य एवं शक्तियां, वो अनुच्छेद 149 में रखा गया है, अनुच्छेद 149 में रखा गया है। और अब इससे संबंधित यानी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इनका कार्य क्या होता है, वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे लेखा परीक्षक, जो भी परीक्षण की प्रक्रिया होंगी धन और व्यय और प्राप्ति की, केंद्र व राज्य स्तर पर इसका मुखिया कौन होता है? कैग होता है। क्या होता है? कौन होता है? कैग होता है। सार्वजनिक धन होता है, ये सार्वजनिक धन होता है कौन सा? व्यय और प्राप्ति। यानी कि जो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो सरकार की धन प्राप्ति होती है और व्यय होती है, वो किसका? उसका सार्वजनिक धन होता है, यानी कि जनता का धन होता है। तो इस जनता के धन यानी कि क्या? सार्वजनिक धन कह सकते हैं या लोक वित्त, इनका संरक्षक होता है कौन? कैग। तो सार्वजनिक धन हो गया, लोक वित्त हो गया, तो उसका भी संरक्षक कौन होता है? कैग होता है। अब इस पद को यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया है कि जो कैग है यानी कि जो कैग का पद है, वो भारत में सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद अगर कोई है तो वो कैग ही है। तो ये प्रश्न यहां से बनता है कि भारतीय संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार महत्वपूर्ण आधिकारिक पद कौन सा होता है? तो वो होता है कैग, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। तो ये चीज है।
अब इनसे संबंधित जो कैग हैं, उन कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग को शपथ कौन दिलाता है, कैग अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देंगे। तो इससे संबंधित क्या है, नियुक्ति की बात करें, शपथ की बात करें या त्यागपत्र की बात करें, इन तीनों पर किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति का। यानी कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, त्यागपत्र भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। यदि कैग का यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो पद है, अपने पद से इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र देना होगा, तो वो किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। अब कैग का जो कार्यकाल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट बनता है कि एक्चुअली में इनका कार्यकाल होता कितना है। पहली बात तो कार्यकाल इनका होता 6 वर्ष का, और दूसरा पॉइंट ये है कि 65 वर्ष तक होता है। अब यहाँ से प्रश्न फंसता है कि बात कंफ्यूजन वाली हो जाती है कि 65 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसमें हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पर नियुक्त होता है, तो ऐसे में इसको कार्य करने के लिए कितने वर्ष तक जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो 6 वर्षों तक अपना कार्य क्या होगा, पूरा कर लेगा। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष पर अपना नियुक्ति करता है, तो ऐसे में वो 6 वर्ष तक क्या करेगा, 6 वर्ष तक तो कार्य कर नहीं पाएगा। वो कितने वर्ष तक ही कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष, क्योंकि उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ऐसे में उसको क्या किया जाएगा, रिटायर्ड किया जाएगा। तो ऐसे में केस बनता है कि 65 वर्ष या 6 वर्ष, तो दोनों में से जो पहले हो, यदि वो 65 वर्ष पहले पूरा कर लेता है तो रिटायर हो जाएगा, उसका कार्यकाल समाप्त होता है। यदि 65 वर्ष का नहीं हुआ है तो वो 6 वर्ष पूरा करके अपना कार्यकाल समाप्त करेगा। तो यही चीज है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो, यानी कि जो पहले हो जाएगी, या 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तो भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और 65 वर्ष नहीं पूरा है तो क्या करेगा, 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल जारी रखेगा। ऐसे में इनकी जो हटाने की विधि होती है, यदि ये संविधान के खिलाफ कुछ उल्लंघन करते हैं या केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर ये लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, अच्छे से संरक्षक नहीं कर रहे हैं, या लोग लेखा परीक्षक नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में क्या करते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया है। तो हटाने की प्रक्रिया वैसे है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि इनका पद बहुत बड़ा होता है, ऐसे में कोई इनको हटाया नहीं जा सकता, आसानी से कोई नहीं हटा सकता। तो हटाया वैसे जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की तरह हटाया जाता है, सेम उसी तरह से। तो आप सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित यानी कि हटाने की विधि को अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो जो हटाने की विधि है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। अब कैग का कुछ कार्य एवं शक्तियां हैं, यानी कि महालेखा परीक्षक के कुछ कार्य एवं शक्तियां हैं, और जो शक्तियां किसमें है, अनुच्छेद 149 में की गई हैं। कुछ है नहीं शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इनसे संबंधित जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो धन के व्यय और प्राप्ति होती है उन्हीं से संबंधित है कुछ जानकारियां या उनकी शक्तियां। जैसे मुख्य लेखा परीक्षक, यानी कि मुख्य लेखा परीक्षक राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर उनका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, वो कैग ही होंगे। जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 में, आकस्मिक निधि है जो 267 में है, इनकी जो धन की व्यय होती है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो संचित निधि व राज्य स्तर पर संचित निधि, केंद्र स्तर पर आकस्मिक निधि, राज्य स्तर पर आकस्मिक निधि, तो धन की जो व्यय होती है उनकी भी देखरेख कौन करता है, कैग महोदय ही करते हैं, यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। ऐसे में जब वो देखता है कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर धन से संबंधित कुछ घोटाले हो रहे हैं, यानी कि जो प्राप्ति और व्यय से संबंधित कुछ घोटाले चल रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति महोदय अपना वो जो रिपोर्ट होगी वो किसके समक्ष चलाएंगे, संसद के समक्ष। और संसद के समक्ष जब लाएंगे तो संसद में आप जानते हो विपक्षी भी बैठता है और पक्ष का भी नेता बैठता है, यानी कि जो सरकार बनाई रहती है, जो सरकार नहीं बनाई रहती वो लोग बैठते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका उजागर हो जाता है घोटाले का। जैसे आप लोग देखे होंगे बिहार में लालू यादव का चारा घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब घोटाला हुआ था। तो ऐसे में क्या कैग के द्वारा ही उजागर किया गया था उन घोटालों को। तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति महोदय को वो सौंपते हैं अपना, और राष्ट्रपति महोदय किसको सौंपते हैं, संसद के पास ले जाके रिपोर्ट रखते हैं। यदि राष्ट्र स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है उसकी रिपोर्ट किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। तो राज्यपाल कहाँ पे सौंपेंगे, अपना विधानमंडल, जो कि आप जानते हो विधानमंडल क्या है। और इससे संबंधित क्या है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति की जो कार्यभार होता है वो किसके पास होता है, कैग के पास होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास ही होता है। तो ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे ये सब पूछेगा। कि अगर प्रश्न पूछ लेगा कि केंद्र स्तर पर
कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके पास सौंपता है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास। और फिर राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट के किसके समक्ष रखते हैं, संसद के समक्ष रखते हैं। राज्य स्तर पर किसको सौंपेंगे, राज्यपाल। राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, विधानमंडल के पास प्रस्ताव रखेंगे। तो ऐसे में ये सारे प्रश्न पूछ सकता है कि संचित निधि का इस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि क्या है, ठीक है, तो इसको हटाने की विधि कैसी होती है, ये पद इनका कैसा होता है, संवैधानिक पद होता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से हमने आज पढ़ा। इस वीडियो को पढ़िएगा अच्छे से और नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न जरूर लगाइएगा, जिससे आप लोग को जोश आए और उत्साह आए और पढ़ने में मजा आए। तो वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।